हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी को पता है ऑप्टिक्स इस टाइम में आपको पढ़ा रहा हूं। रे ऑप्टिक्स विद न्यूमेरिकल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर था उसमें आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी वो रह गया था बच्चों, तो उसकी वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। न्यूमेरिकल्स की बात रही तो यार वो न्यूमेरिकल की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज से हम स्टूडेंट वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप सही तरह समझने का प्रयास करना, आपकी समझ में A to Z आएगा। और बच्चों देखो वेव ऑप्टिक्स को मैं 4 पार्ट में कराऊंगा। 4 पार्ट का मतलब है देखो आज से मैं स्टार्ट करूं प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है इसको हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में बच्चों? 4 पार्ट में। प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, उसके बाद व्यतिकरण, उसके बाद विवर्तन और उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण। ये 4 पार्ट होंगे जिसमें हमारा पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होने वाला है। देखो वेव ऑप्टिक्स टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। और न्यूमेरिकल्स में आपको जैसे ही हमारा प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स हम तुरंत डिस्कस कर लेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा नहीं है, यहां से न्यूमेरिकल ज्यादा आते भी नहीं है। यहां से जो आता है वो आता है डेरिवेशन या लॉन्ग क्वेश्चन, उस पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। आज तो स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूं नेचर ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन उसमें से 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जैसे ही कंप्लीट होंगे कल मैं स्टूडेंट आपको तरंगाग्र पढ़ाऊंगा। तरंगाग्र के टाइप्स समतल और गोलीय होता है वो पढ़ाने वाला हूं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या, ये सब कुछ है इस चैप्टर में। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इसको सही तरह समझने का प्रयास करना। और वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है यार, उसका रीजन आप सभी जानते हो, इस टाइम बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं, इसके लिए सॉरी अगर वीडियो डिले हो गई है तो। ठीक है बच्चों, यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो आप सभी को पता है प्रकाश की प्रकृति के संबंध में बहुत सारे तथ्य प्रचलित हैं। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। प्रकाश में आप सभी जानते हो परावर्तन होता है, आप सभी जानते हो प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। प्रकाश में आगे पढ़ाऊंगा ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये सारे तथ्य हैं जो प्रकाश के संबंध में दिए जाते हैं, आप सभी को भी शायद ये पता होंगे। तो नेचर ऑफ लाइट की बात देखो, मैं 2 सिद्धांत यहां पर बताने वाला हूं बच्चों, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और यहां पर मैंने लिख दिया, उसका रीजन है यार क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। अगर मैं केवल समझा देता तो आप सभी के कमेंट्स आते हैं सर आप समझा देते हो लेकिन उनको लिखते नहीं हो, तो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। यही रीजन है बच्चों कि मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। मुझे सब कुछ आता है, मेरी जो चलो नॉलेज उस पर डाउट मत करना, ठीक है बच्चों। तो अगर हम प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति अगर हम समझना चाहते हैं तो हम 2 सिद्धांतों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक है बच्चों हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसमें माना है कि प्रकाश जो है वो कणों की तरह बिहेव करता है। और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसमें माना गया कि जो प्रकाश है वो तरंग की तरह बिहेव करता है। तो एक में प्रकाश को कण के रूप में माना गया है, तो दूसरे में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। तो दोनों को हम सही तरह समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या डिस्कस करेंगे? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 2 बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, 2 सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो है आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा बच्चों आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अगर हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत की बात करें तो बच्चों देखो इस सिद्धांत को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बच्चों पहला पॉइंट है, अब यहां से थोड़ा सही तरह समझना। देखो प्रकाश की जो रचना है वो असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है। मतलब जो प्रकाश बना है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। असंख्य अति सूक्ष्म जो कण हैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो प्रकाश की संरचना असंख्य अति सूक्ष्म कणों से हुई है। आगे प्रत्येक प्रकाश स्रोत, जितने भी हमारे लाइट सोर्स होते हैं, जो प्रकाश स्रोत होते हैं, इन कणिकाओं को, जो मैंने छोटे छोटे कण बताए हैं, इन कणिकाओं को, इन कणों को उत्सर्जित करते हैं। जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो इन कणों को या इन कणिकाओं को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो इन कणिकाओं को उत्सर्जित करते हैं या करता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश है अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है। जो हमारा प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। संचरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो प्रकाश है उसको कणों के रूप में माना गया है। किसके रूप में माना गया बच्चों? कणों के रूप में माना गया है। तो प्रकाश की जो रचना है वो असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है। जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो इन छोटे छोटे कणों को उत्सर्जित करते हैं।
इन कणिकाओं को या कणों को उत्सर्जित करते हैं। और अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो प्रकाश है वो अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों, देखो कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है तो वो कब दिखाई देगी, जब ये कणिकाएं उस वस्तु पर पड़ेंगी, उस पर पड़ने के बाद जब वो परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना से टकराती हैं तब वो वस्तु दिखाई देती है। आप अगर किसी भी वस्तु को देखते हो, अगर आप अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, क्या उसको देख पाओगे? नहीं ना। अगर कोई वस्तु उजाले में है, लाइट में है, तभी तो आप देख पाते हो। इसका मतलब जानते हो कि प्रकाश पहले उस वस्तु पर पड़ेगा, उस वस्तु को पड़ने के बाद वो जो प्रकाश है परावर्तित होकर हमारे आंखों के रेटिना से टकराता है, उसके पश्चात ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहां पर है बच्चों, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं, क्योंकि देखो प्रकाश को उन्होंने कणिकाओं के रूप में माना है, तो प्रकाश कणिकाएं जब उस वस्तु पर गिरेंगी, उस वस्तु से टकराएंगी, तो उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंख की रेटिना से टकराती हैं, परावर्तित होकर आएंगी, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहां पर यह लिखा है, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर, अगर आपके सामने कहीं पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो प्रकाश कणिकाएं पहले उस वस्तु से टकराएंगी, उस वस्तु से टकराने के बाद हम परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर गिरती हैं, उसके पश्चात ही हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर गिरती हैं, हमारी आंख पर गिरती हैं। ये बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, जो प्रकाश कणिकाएं हैं, जो प्रकाश कणिकाओं में एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में होता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। आप सभी देखो प्रकाश गतिशील रहता है, जब प्रकाश गतिशील है तो उसका मतलब प्रकाश को हमने कणिकाओं के रूप में माना है, तो प्रकाश कणिकाएं भी गतिशील होंगी। जब प्रकाश कणिकाएं गतिशील हैं तो उसका मतलब क्या है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो गति कर रही हैं। तो जितनी भी जो प्रकाश है, जो प्रकाश कणिकाएं हैं, उनमें जो एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो प्रकाश कणिकाओं में जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। क्लियर है? जो प्रकाश कणिकाएं हैं उनमें जो एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। गति जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। अगला पॉइंट है बच्चों चौथा, देखो ये पॉइंट, कणिकाएं किसी समांग माध्यम में, समांग मतलब एक जैसा, समांग माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। आप सभी जानते हो कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। वायु अथवा निर्वात में अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूं तो बच्चों ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना बच्चों, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, लेकिन अगर मैं जल की बात करूंगा तो जल में प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी। अगर मैं और कांच की बात करूंगा तो वहां पर भी जो प्रकाश की चाल है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसा जैसा माध्यम होगा उसी के अकॉर्डिंग जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो चेंज होने वाली है। अगर मैं वायु अथवा निर्वात को छोड़कर किसी भी माध्यम में बात करूंगा तो हम इस सूत्र के द्वारा उसको निकालते हैं, V = C/N। C क्या है? वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। N क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक, चाहे आप जल की बात करो, चाहे आप कांच की बात करो या फिर कोई अदर मीडियम हो। तो किसी समांग माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, या फिर हम कह सकते हैं कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब यार हमने प्रकाश को किसके रूप में माना? कणिकाओं के रूप में माना है। तो अगर वायु तो निर्वात है तो वहां पर प्रकाश की चाल सेम होगी, अगर कांच है तो वहां पर समांग का मतलब एक जैसा माध्यम होना चाहिए। तो कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। क्लियर है? यहां पर अगला पॉइंट है बच्चों आपका पांचवा, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। आप सभी इसको जानते भी होंगे, हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा। प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं, वो है विबग्योर। कौन से होते हैं? विबग्योर। ये 7 कलर्स हैं जो प्रकाश के अंदर पाए जाते हैं। और प्रकाश देखो, प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश होता है, और दृश्य प्रकाश की अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो बच्चों ये होती है 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। और सभी जितने भी कलर्स हैं इन सभी की तरंगदैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होगी। जो वॉयलेट है, वी का मतलब क्या है, यहाँ पर वॉयलेट कलर की तरंगदैर्घ्य कुछ और होगी, इंडिगो की कुछ और होगी, विब की ब्लू की कुछ और होगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब सब जितने भी कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी की वेवलेंथ भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर यही है बच्चों, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है।
जिसमें प्रत्येक रंग की प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब है जो प्रकाश कणिकाएं हैं सभी कलर्स की भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की होती हैं। रेड कलर है उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। तो जितने भी यहां पर कलर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है, सभी की वेवलेंथ चेंज होती है। ऐसा नहीं कि सभी की वेवलेंथ एक ही होती है, इनकी वेवलेंथ 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में सभी की होती है, क्योंकि ये दृश्य प्रकाश है जिसको हम देख पा रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो बच्चों ये तो है आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप ये 5 पॉइंट मैंने यहां पर लिखाए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपका ये सिद्धांत कवर हो जाएगा। टेंशन मत लो। अगर न्यूटन का कणिका सिद्धांत वैसे आएगा नहीं, अगर आता है तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बच्चों, पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया है। तो आप भी इसी तरीके से इसको लिखना, 2-4 बार लिखना, आप अच्छे से इसको सीख जाओगे। और कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तरंगाग्र के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में। तरंगाग्र कितने टाइप्स का होता है, न्यूटन का हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। तरंगाग्र के टाइप्स हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कराने वाला हूं। उसके साथ ही हमारे ये जो पार्ट है वेव ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो यार अगर मैं एक चीज कहूं आपसे, वेव ऑप्टिक्स ज्यादा टफ नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आसानी से हमारा कवर हो जाएगा और जल्दी समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मुझे पता मॉडर्न फिजिक्स में भी एक लेसन रह गया है, पहले हमारा ऑप्टिक्स खत्म होने दो, फिर हम उधर चले जाएंगे। यार धमाका सीरीज भी हमारी डिले हो रही है बच्चों, मेरी प्रॉब्लम को समझो थोड़ा सा। मुझे कोई परेशानी नहीं है आपको वीडियोस देने में। हाँ, इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो ऑप्टिक्स है आपका इसी मंथ एंड हो जाएगा, यहां तक आपका मॉडर्न फिजिक्स भी एंड हो जाएगा। तो हमारे पास फिर भी यार अप्रैल का पूरा महीना बचा हुआ है ना, बोर्ड एग्जाम्स तो 24 अप्रैल से स्टार्ट होंगे ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखो अभी एक चीज मैं आपको क्लियर करूं बच्चों, जो न्यूटन वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रकाश को कणिकाओं के रूप में माना, प्रकाश कणिकाओं के रूप में माना, प्रकाश को कणों के रूप में माना। लेकिन जो वैज्ञानिक हाइगेंस हैं उन्होंने प्रकाश को तरंगों के रूप में माना। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अगर हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की बात करें तो देखो हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश है बच्चों ये तरंगों के रूप में चलता है। सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने क्या माना कि जो प्रकाश है वो कणिकाओं के रूप में चलता है। इन्होंने क्या माना, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये तरंगें हैं वो किसी प्रकाश स्रोत से निकलेंगी और सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलने लगती हैं। तरंगों को अब देखो स्टूडेंट, तरंगें जब चल रही हैं और इनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की तो जरूरत पड़ेगी, बिना माध्यम के तो चल नहीं सकती। तो तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, माध्यम की, मीडियम की जरूरत होती है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम माना जिसको नाम दिया इन्होंने ईथर। और इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि यह भारहीन है, मतलब इसमें कोई भी वेट नहीं होता है और तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। जो सर्वव्यापी माध्यम है या काल्पनिक माध्यम है, इसके लिए उन्होंने माना कि यह भारहीन होता है और सभी पदार्थों में यह प्रवेश भी कर सकता है। पॉइंट समझने का प्रयास करना, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माध्यम की। तो वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम माना जिसको नाम दिया इन्होंने ईथर, और इसके लिए इन्होंने यह भी माना कि यह भारहीन होता है और सभी पदार्थों में यह प्रवेश भी कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने हाइगेंस ने माने थे। उसके बाद यह माना गया कि माध्यम ईथर का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है और इसकी जो प्रत्यास्थता, इसकी जो इलास्टिसिटी है बहुत अधिक होती है। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। V बराबर अंडरूट के अंदर E/D। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है E होता है हमारा प्रत्यास्थता और D होता है डेंसिटी, घनत्व। E का मान ज्यादा, बहुत ज्यादा, और D का मान बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि V का मान जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो आपने देखा है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पर इन्होंने यही माना कि यह माना गया कि भारहीन है, यह माना गया कि माध्यम ईथर का जो घनत्व है बहुत कम है और प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इस सूत्र के द्वारा इसका मतलब है कि V का मान बहुत ज्यादा होने वाला है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में
ये जो काल्पनिक माध्यम इन्होंने माना है, इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं। ये जो काल्पनिक माध्यम है ईथर, इसमें प्रकाश की तरंगें चलती हैं और जब ये तरंगें हमारी आंख के रेटिना पर गिरती हैं तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जब ये तरंगें हमारे आंख के रेटिना पर टकराएंगी, हमारे आंख के रेटिना पर गिरेंगी तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। विभिन्न पदार्थों के लिए या विभिन्न रंगों की प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं या भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की होती हैं। तो मैंने आपको बताया था ना विबग्योर, यही चीज है बच्चों। ये 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स की जो तरंगदैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परिसर है, 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है और ये न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है। देखो, अगर हम इन प्रेजेंट टाइम बात करें, ठीक है, प्रकाश के अगर हम नेचर की बात करें तो प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों तरह का नेचर रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से प्रकाश को बोला जाता है कि द्वैत प्रकृति का होता है, डुअल नेचर होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर प्रकाश कणों की तरह बिहेव करता है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर प्रकाश तरंगों के रूप में बिहेव करता है। तो यह माना गया है कि जो प्रकाश है वो डुअल नेचर का होता है, प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का होता है। अगर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव की बात करें तो वहां पर जो है प्रकाश एक कण की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम व्यतिकरण की बात करें, ध्रुवण की बात करें, विवर्तन की बात करें, इन सभी कंडीशंस में जो प्रकाश है बच्चों, ये तरंग की तरह बिहेव करता है। तो हम मान सकते हैं कि प्रकाश में दोनों तरह का नेचर होता है। प्रकाश जो है वो कण की तरह बिहेव करता है कुछ कंडीशंस में, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में बिहेव करता है, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा व्यतिकरण है, विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है। तो बच्चों आज तो बस इतना ही रहने दो। मैंने आपको बता दिया कि वेव ऑप्टिक्स को हम लोग ये 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो 4 पार्ट आपको पता है, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन तथा प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत जैसे कंप्लीट होगा उसके न्यूमेरिकल्स, जैसे हमारा व्यतिकरण कंप्लीट होगा उसके न्यूमेरिकल्स, विवर्तन फिर उसके न्यूमेरिकल्स, ध्रुवण फिर उसके न्यूमेरिकल्स, उसी के साथ ऑप्टिक्स खत्म। ज्यादा बड़ा ऑप्टिक्स का ये वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन नहीं है, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी बड़ी बनाऊं, बट यार 2 चीजें होती हैं। अगर मैं कल बात करूंगा तो तरंगाग्र है, तरंगाग्र के टाइप्स हैं, न्यूटन का हाइगेंस का द्वितीय तरंगाग्र का सिद्धांत है, थोड़ा सा वहीं पर है ना, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और अगर वीडियो थोड़ी बड़ी बनाती ना, आप उसको पूरा भी नहीं देखोगे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट आपसे भी ने ले लिया होगा, इसको आज ही तैयार कर लेना, आज ही तैयार कर लेना, तभी आपकी समझ में अच्छे से आने वाला है। कल हम लोग वेव फ्रंट या तरंगाग्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तरंगाग्र कितने टाइप्स का होता है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगाग्र सिद्धांत भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। गुस्सा मत होना यार, मुझे पता है आप सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हो। देखो मेरी प्रॉब्लम थोड़ा समझो, अभी हम लोग पूरा फोकस स्टूडियो पे कर रहे हैं। मुझे पता आपके लिए, आपका फ्यूचर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, बट अब मैं कोशिश करूंगा, रियली लास्ट प्रॉमिस है, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको धमाका सीरीज और इस सिलेबस की वीडियो रेगुलर बेसिस पे दे सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।